नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त किया। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश में त्योहारी सीजन के दौरान एक दशक में सबसे अधिक बिक्री 1.25 लाख करोड़ रुपए की हुई। छोटे कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल मुहिम की सराहना की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 107 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर मार्च 2020 के बाद सर्वाधिक 98.23% हुई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु में चक्रवात आने की आशंका जताई। मछुआरों को 13 नवंबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह। अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मज़ार-ए शरीफ में एक महिला अधिकार कार्यकर्ता सहित 4 महिलाओं की हत्या की गई। सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन में तेल के टैंकर में भीषण विस्फोट में 91 से अधिक लोगों की मौत। 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच में इंग्लैंड टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं अतहर सईद। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने खाद्य तेल के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। सरकार के निर्णय के बाद कच्चे पाम तेल पर शुल्क घटकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर 5% हो गया है। वहीं आरबीडी पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत शुल्क मौजूदा 32.5% से घटकर 17.5% हो गया है। कटौती से पहले कच्चे खाद्य तेलों के सभी किस्मों पर कृषि अवसंरचना उपकर 20% था। वहीं कटौती के बाद कच्चे पाम तेल पर 8.25% तथा कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर 5.5% का प्रभावी शुल्क होगा। खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। वहीं सरसों के तेल में वायदा कारोबार को भी निलंबित कर दिया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने आकाशवाणी को बताया कि केंद्र सरकार के फैसले से आम लोगों को राहत मिली है। निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से 7 रुपए से लेकर के लगभग 20 रुपए तक एडिबल ऑयल में, सूरजमुखी ऑयल में, ग्राउंडनट ऑयल में, सोयाबीन में कमी आई है। ये कमी वास्तव में इस समय जो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है उसको नीचे लाने के लिए सरकार का एक बड़ा प्रयास है, जिसका व्यापारी स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि जितने भी हमारे ऑयल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तुरंत प्रभाव से जो उनका नया माल आने वाला है उस पर इस रेट की कमी करें। केंद्र ने कहा है कि अब तक कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की है। एक रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाने के बाद केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैट में कमी करने को कहा था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि पेट्रोल की कीमतों में सबसे अधिक 13 रुपए 43 पैसे की कमी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुई है। इसके बाद कर्नाटक में 13 रुपए 35 पैसे और पुद्दुचेरी में 12 रुपए
85 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है। डीजल की कीमत में भी सबसे अधिक 19.61 की कमी लद्दाख में की गई है। इसके बाद कर्नाटक और पुदुचेरी का स्थान है। अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कोई कमी नहीं की है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल शासित राज्यों में पेट्रोल तथा डीजल पर वैट कम नहीं करने के लिए आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भाजपा सरकार आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उन्हें राहत देने के उपाय कर रही है। अगर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में पिछले एक दशक के दौरान सबसे अधिक खरीदारी त्योहारों के इस मौसम में हुई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पाद बेचे गए। श्री गोयल ने कहा कि खुदरा क्षेत्र के लिए ये दिवाली धमाके के समान है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों और शिल्पकारों के लिए ये त्योहार उत्साह लेकर आया है, क्योंकि उपभोक्ताओं ने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी बढ़ चढ़कर की है। 7 करोड़ से अधिक खुदरा कारोबारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय विक्रेता महासंघ CAIT ने कहा है कि पिछले 2 साल की मंदी झेल रहे दुकानदारों ने इस बिक्री से राहत की सांस ली है। CAIT ने कहा है कि केवल दिल्ली में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की गई। इस बार लोगों ने विदेशी सामान की तुलना में स्वदेशी उत्पाद खरीदने पर अधिक जोर दिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 107 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 20,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 10,929 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अभी 1,46,950 रोगियों का उपचार चल रहा है और 255 दिनों में सबसे कम संख्या है। स्वस्थ होने की दर 98.23% हो गई है। ये पिछले वर्ष मार्च से सबसे अधिक है। कल 12,509 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। अब तक कुल 3,37,37,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 116 करोड़ 54 लाख कोविड टीके की खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15 करोड़ 69 लाख से अधिक खुराक बची हुई हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनका सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि गोरखपुर कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुका है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और लोगों को बधाई दी। एक रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 75 में से 73 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। इस समय राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 83 है और इनमें से 71 लोगों का इलाज उनके घरों पर चल रहा है। प्रदेश के 41 जिले वर्तमान में कोरोना मुक्त हैं। राज्य में कोविड से ठीक होने की दर 98.7% है। प्रदेश में टीकाकरण भी तेज गति से जारी है। अब तक 13 करोड़ 28 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण की ये संख्या अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पूरे यूरोपीय महाद्वीप में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है। फरवरी तक यूरोप में कोरोना से 5 लाख और लोगों की मौत हो सकती है। यूरोप के लिए संगठन प्रमुख हेंस क्लूज ने संक्रमण में वृद्धि के लिए अपर्याप्त टीकाकरण को कारण बताया है। पूरे यूरोपीय महाद्वीप में हाल के महीनों में टीकाकरण धीमा पड़ गया है। स्पेन में लगभग 80% लोगों और जर्मनी में 66% को दूसरी डोज दी जा चुकी है।
पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में इससे भी कम टीकाकरण हुआ है। अक्टूबर तक रूस में केवल 32% लोगों को टीके लगाए गए। संगठन के अनुसार पिछले 4 सप्ताह में पूरे यूरोप में संक्रमण 55% बढ़ा है और ये स्थिति पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में डॉक्टर RP सेंटर फॉर ऑप्थेमिक साइंस के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर JS तितियाल श्रोताओं के कोरोना संक्रमण से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित रहेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में एक विशेष अवकाशकालीन अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रही है। निदेशालय ने देशमुख की 9 दिन की और हिरासत की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने इसे नामंजूर कर उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 12 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पिछले सोमवार की रात को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा कम से कम 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। महाराष्ट्र में अहमदनगर के सिविल अस्पताल में कोविड रोगियों की ICU में लगी आग में 10 लोग मारे गए। इस वार्ड में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था। वार्ड के अन्य मरीज भी झुलस गए हैं और उन्हें एक अन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अहमदनगर जिला अधिकारी को इस मामले की पूरी जांच के आदेश दिए हैं और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त किया। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश में त्योहारी सीजन के दौरान एक दशक में सबसे अधिक बिक्री 1.25 लाख करोड़ रुपए की हुई। छोटे कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल मुहिम की सराहना की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 107 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर मार्च 2020 के बाद सर्वाधिक 98.23% हुई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु में चक्रवात आने की आशंका जताई। मछुआरों को 13 नवंबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह। अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मजार शरीफ में एक महिला अधिकार कार्यकर्ता सहित 4 महिलाओं की हत्या की गई। सीरा लोन की राजधानी फ्री टाउन में तेल के टैंकर में भीषण विस्फोट में 91 से अधिक लोगों की मौत। 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच में इंग्लैंड टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार।
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। बैठक का शुभारंभ भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के वक्तव्य से होगा और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। सभी राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्यों को यहां नहीं बुलाया गया है। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहां से राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2-वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। इस बैठक में प्रस्ताव वियोग पे चर्चा होगी और उसी के साथ साथ आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उसमें मंथन होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम 2 दिन की बिहार यात्रा पर पटना पहुंचे। श्री नायडू पूर्वी चंपारण और नालंदा जिला जाएंगे। उपराष्ट्रपति कल पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पिपराकोठी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बागवानी और वन महाविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। कुलाधिपति प्रोफेसर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि इस समारोह में एक साथ कृषि और अन्य विषयों के 8,500 छात्रों को डिग्री दी जाएगी। महामहिम उपराष्ट्रपति विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में अपना दीक्षांत भाषण देंगे। कल करीब 850 बच्चों को डिग्री दी जाएगी। उन 850 बच्चों में करीब 300 से 350 बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। बाकियों को इन एब्सेंसिया दी जाएगी और 3 बिल्डिंग्स का हमारे हॉर्टिकल्चर कॉलेज की हैं और साथ ही बेतिया में एक हमारा बना है सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कैटल, उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी में मृतकों की संख्या आज 37 तक पहुंच गई। समस्तीपुर जिले में आज सेना के 2 जवान सहित 4 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज में 17 और पश्चिमी चंपारण के बेतिया में 16 लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में 12 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच एक विशेष जांच दल को राज्य में पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज जिले में मोहम्मदपुर थाना और पश्चिमी चंपारण जिले में नौतन थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार लेकर आता है प्रतिदिन आपके लिए इसी संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी मंगल दास पकवासा को याद कर रहे हैं, जो 6 नवंबर 1967 को हमें छोड़कर चले गए थे। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में वो महात्मा गांधी के विश्वास पात्र थे और पहले 5 भारतीय राज्यपालों में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश, बॉम्बे और मैसूर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 1953 से 1960 तक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के पहले अध्यक्ष रहे। मंगलदास पकवासा का जन्म 7 मई 1882 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1903 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और हिंदू कानून में अर्नोल्ड छात्रवृत्ति पर कानून की पढ़ाई पूरी की। वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च में भाग लेने के लिए उन्होंने एक सफल वकील के रूप में अपने करियर को छोड़ दिया। उन्हें इस दौरान गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। मंगलदास अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के एक प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने इसके मानद कानूनी सलाहकार के तौर पर भी काम किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद वो सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से सक्रिय रहे और बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने। 6 नवंबर 1968 को मंगलदास का निधन हो गया, लेकिन वे अंतिम समय तक भारत के नागरिकों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध रहे। हम इस महान गांधीवादी के राष्ट्रवादी उत्साह को सलाम करते हैं।
1913 को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों पर अनुचित कर के विरोध में सत्याग्रह में 2000 से अधिक लोगों के शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरोध में भारतीयों का नेतृत्व करना गांधी जी के सीखने की अवस्था का हिस्सा था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभवों से भारतीय समुदाय की विविधता और भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों या पंथों के बावजूद सभी लोगों को खुली छूट देने के महत्व को समझा। इन अनुभवों ने उन्हें भारत के सामने लंबे संघर्ष के लिए एक खाका प्रदान किया। गांधी जी को एक बार नहीं बल्कि 3 बार गिरफ्तार किया गया। पहली बार उन्हें 6 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। फिर अगले दिन गांधी जी के एक अच्छे दोस्त हरमन कॉलनबैक द्वारा भुगतान की गई जमानत पर रिहा कर दिया गया। 8 तारीख को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन रिहा कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन यानी 9 तारीख को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया था उन्हें। पहले उन्हें 9 महीने की कैद की सजा सुनाई गई और बाद में इसे 12 महीने तक बढ़ा दिया गया। हालांकि उन्हें अप्रत्याशित रूप से 18 दिसंबर 1913 को रिहा कर दिया गया था। 1914 में भारतीय राहत विधेयक में उन भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड कर को समाप्त करने का प्रावधान किया गया जिन्होंने अपने अनुबंधों का नवीकरण नहीं कराया था। भारतीय प्रथागत विवाह की वैधता को भी मान्यता दे दी गई थी। इस प्रकार शांतिपूर्ण संघर्ष ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन COP26 के सिलसिले में आकाशवाणी के 12 नवंबर तक विशेष श्रृंखला COP26 एक्सप्लेनर का प्रसारण किया जा रहा है। इसके तहत हम प्रतिदिन संबंधित विषयों का उल्लेख करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अनुकूलन की। अनुकूलन जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के समायोजन की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के नुकसान में कमी करना और संभावित अवसरों का उपयोग करना है। अनुकूलन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के परिणाम से उत्पन्न खतरों को भी कम किया जाता है। जल स्रोतों का अधिक कुशल उपयोग, भविष्य की जलवायु परिस्थितियों की अनुकूल इमारतों का निर्माण, प्रतिकूल मौसम और सूखे की मार झेल सकने वाली फसलों का विकास अनुकूलन के कुछ उदाहरण हैं। अनुकूलन कार्यक्रम के माध्यम से हरित रोजगार के अवसर, गरीबों और वंचितों के लिए खतरे में कमी और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा जैसे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। आकाशवाणी समाचार ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एनर्जी काउंसिल के चेयरमैन सुनील जैन से जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धताओं की भूमिका के बारे में बातचीत की। जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और हम सभी इसे प्रतिदिन देख रहे हैं। कई देश में भीषण मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं लगातार हो रही। हम जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं, मगर हमें कुछ तथ्यों को स्वीकार करना होगा और अपने उपभोग और तौर तरीकों में बदलाव करना। ये बदलाव यात्रा में, खाने में, रहन सहन में या किसी और तरीकों में करना पड़ेगा। कई देश अलग अलग हिस्सों में एक साथ भयानक सूखा या बाढ़ का सामना करें, तो हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपनाना होगा, हमें फॉरेस्ट फायर रोकनी होंगी, हमें बाढ़ रोकनी होगी, जिसके लिए मजबूत बांध बनाने होंगे। तो ऐसे कई स्टेप्स उठाने होंगे जो कि क्लाइमेट चेंज का सामना कर सके। और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हमें ये जल्दी करना होगा। एक चीज और, यह सब अकेले सरकार से नहीं होगा, लोगों की भी इसमें समान रूप से जिम्मेदारी निभानी हो और इस आपदा को सबको मिलकर सामना करना होगा, तो हम अपने भविष्य के लिए एक अच्छा प्लेनेट बना सकें। भाई दूज का पावन पर्व आज आस्था और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है।
इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके दीर्घ जीवन और सुख समृद्धि की मंगल कामना करती हैं। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के मद्देनजर 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि छठ पूजा एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इसी को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के अगले 48 घंटे के दौरान और गहन होने तथा उत्तर तमिलनाडु की ओर बढ़ने की आशंका जताई है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिन तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। मछुआरों को 13 नवंबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मजार शरीफ में 4 महिलाओं की हत्या कर दी गई। मरने वालों में से एक महिला अधिकार कार्यकर्ता फरोजा सफी है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिएरालियोन की राजधानी फ्री टाउन में एक भीषण विस्फोट में 91 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। एक तेल टैंकर के वेस्ट चौराहे पर एक अन्य वाहन से टकराने के कारण ये भीषण दुर्घटना हुई। प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित तारक सिन्हा का लंबी बीमारी के बाद आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। वे लंबे समय से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे। उस्ताद जी के नाम से मशहूर रहे श्री सिन्हा ने द सोनेट क्लब में कई बड़े क्रिकेटरों को प्रशिक्षित किया। इसमें सुरेंद्र खन्ना, मनोज प्रभाकर, आशीष नेहरा, शिखर धवन, अंजुम चोपड़ा और ऋषभ पंत सहित कई खिलाड़ी शामिल हैं। आकाशवाणी से बातचीत में कमेंटेटर गौस मोहम्मद ने बताया कि खिलाड़ियों को परखने में माहिर रहे तारक सिन्हा का जाना भारतीय क्रिकेट की बड़ी क्षति है। तारक सिन्हा वॉज ए ग्रेट कोच। मैं उनको क्रिकेट कोचिंग का किसान कहूंगा। उन्होंने बहुत से खिलाड़ियों को ऐसे उपजाऊ बनाया जो ऑलमोस्ट क्रिकेट को छोड़ने वाले थे, अलविदा कहने वाले थे, लेकिन वो वापस आए। उन्होंने अपने आप को साबित किया, राज्य के लिए खेले, देश के लिए खेले, देश का नाम रोशन किया। और आज चाहे कमेंटेटर बॉक्स हो, चाहे कोचिंग हो या क्रिकेट का मैदान, आज भी उनके शिष्य दिखाई देते हैं। तारक सिन्हा हमेशा हमारे बीच रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने पर आकाश कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता युवा मुक्केबाजों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। आकाश कुमार ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 54 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज श्रीकांत का मुकाबला मलेशिया के ली जी जिया से होगा। लक्ष्य सेन और सिंगापुर के लोह क्यू आमने सामने होंगे। कल क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत ने हांगकांग के एनजी करांग को पराजित किया, जबकि लक्ष्य सेन ने 3 बार के जूनियर विश्व चैंपियन थाईलैंड के कुनलावुत विदितरसन को हराया। 2020 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड के साथ मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 1 विकेट पर 85 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले अबुधाबी में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। 158 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने 16 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त किया। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश में त्योहारी सीजन के दौरान 1 दशक में सबसे अधिक बिक्री 1.25 लाख करोड़ रुपए की हुई। छोटे कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल मुहिम की सराहना की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 107 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर मार्च 2020 के बाद सर्वाधिक 98.23% हुई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु में चक्रवात आने की आशंका जताई। मछुआरों को 13 नवंबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच में इंग्लैंड टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।